जोहार सभी को। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा राजकमल प्रकाशन का, जैसा कि अनुज भाई ने भी कहा कि अलग से एक सत्र आदिवासी साहित्य, आदिवासियत पर विचार करने के लिए, क्योंकि इस धरती पर जो सबसे पुराना है हिंदी में, उस पर सबसे नए तौर पर विचार हो रहा है। और अपने बात की शुरुआत मैं एक लैटिन अमेरिकन जो वहाँ के नेटिव ट्राइब हैं उनका एक प्रोवर्ब है उससे करना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि आज के समय में जिस समय हम खड़े हैं, और ये सदियों से, बहुत हजारों साल से चला आ रहा प्रोवर्ब है, वह कहता है कि यह धरती हमें पुरखों से विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हमने इसे अपने बच्चों से उधार में लिया है। ये आदिवासियत है और ये लगातार चला आ रहा है। पर मैं जल्दी जल्दी एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि विद्वत समाज के सामने हम बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं। यहीं से एक कमेटी बनी थी 1965 में, लोकूर कमेटी, जिसने ये विचार करना था आदिवासी के संविधान के अंतर्गत कि आदिवासी क्या है। और उन्होंने 5 पॉइंट्स गिनाए थे और उसके आधार पर यह तय किया था कि ये आदिवासी हैं, जिसमें प्रिमिटिव ट्रेड्स उनमें है, या फिर डिस्टिंक्ट कल्चर है, और आइसोलेशन है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। और 2 पॉइंट्स उन्होंने बताए थे, बैकवर्डनेस और साइनेस फ्रॉम द लार्जर कम्युनिटी, संकोच और पिछड़ापन। बाकी 3 को हम छोड़ भी दे, बाकी सोशियोलॉजिस्ट लोगों ने इस पे खूब कहा कि अब ये स्वीकार्य नहीं है, लेकिन ये 2 शब्द पिछड़ापन और संकोच कभी नहीं छूटा। आप ये सोचिए कि उनको संकोची कहा जा रहा है जिनके यहाँ सबसे ज्यादा गीत गाए जाते हैं, जहां हर समय हर चीज के लिए गीत है, आप उनको संकोची कह रहे हैं। संकोच उनका किसके प्रति है? हमारे प्रति है जो बाहर से गए। ये हमें समझने की जरूरत है कि हम इस तरह से आगे बढ़ें कि वो संकोची न रहें। मेरी यात्रा दिकू से, नॉन ट्राइबल से आदिवासियत के तरफ की है, और मैंने अपने पहाड़ों और जंगलों से यह सीखा कि जिस तरह से मेरे पुरखों ने उनके पुरखों को या आदिवासियों को देखा है, तुम्हें नहीं देखना है। मैं आप सबसे भी यही कहता हूं कि आपके पुरखों ने जिस तरह से आज तक आदिवासियों को देखा या देख रहे हैं, आप अभी इसी पल उसको छोड़ दीजिए। हमें अपने जो पूरा पेडागोगी है, जो शिक्षा शास्त्र है, सोचने का तरीका है, उस फ्रेम को तोड़ना होगा। थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दीजिए, पहले से सोच कर जाएंगे। किसी भी तरह की विचारधारा के साथ आदिवासियों के पास आप नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा समय दीजिए। और इसके साथ बस एक छोटी सी घटना, और जिस तरह से इससे मुझे भी बहुत दुख पहुंचा कि आप ये जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में यस मूवमेंट हार गया। अगर आपको नहीं पता है तो आपका जानना चाहिए कि यस नो मूवमेंट क्या था और इसके अगेंस्ट में नो मूवमेंट कैसे जीत गया। हमको याद है कि 2008 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने पब्लिकली माफी मांगी थी वहां के आदिवासियों से, और ये कहा था कि हम आपके प्रति और आपके पुरखों के प्रति माफी चाहते हैं कि हमने आपके साथ बहुत अन्याय किया। 1788 में जब अंग्रेज ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां 500 भाषा भाषी आदिवासी रहते थे। विविधता में एकता, एसडीजी गोल क्या है? एसडीजी गोल में हम कहते हैं एनवायरमेंट बचाना है, हमें विकास ऐसे करना है कि भविष्य का भी कुछ नहीं बिगाड़ना है। ये सारी बातें तो वहां हो रही हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, तो ये नो मूवमेंट इसलिए जीत गया क्योंकि वहां के आदिवासियों को जनमत संग्रह करवाया गया था, ताकि आदिवासियों के अधिकारों के लिए कमेटी बने और उनके अधिकारों को संविधान में जगह मिले। पहले अभी जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपनी पहली जो मीटिंग की थी उसमें यही बात कही थी कि हम ये करवाएंगे, और जनता साथ थी, लेकिन बाद में एक लंबा घटनाक्रम है। तीसरी बात, आदिवासी विश्व दृष्टि है। जैसे मार्क्सवादी विश्व दृष्टि है, जैसे गांधीवादी विश्व दृष्टि है। जिस तरह से उसने बराबरी की बात की, उसी तरह से आदिवासियत एक विश्व दृष्टि है, जिसमें हम ये सब जानते हैं, और ये बार बार कहा गया है कि इसमें 3 शब्द बहुत प्रमुख हैं। एक तो सामूहिकता, कि हम साथ रहें, सहभागिता, साथ में काम करें, और सहअस्तित्व। ये हमारे और आपके लिए नहीं है। इस सहभागिता, सामूहिकता, सहअस्तित्व में पेड़ भी शामिल हैं।
इसमें जानवर भी शामिल हैं। इसमें इस श्रेष्ठता का नकार है कि मनुष्य इस धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। जाति के आधार पर सर्वश्रेष्ठ होने की बात छोड़ दीजिए, मनुष्य होने की सर्वश्रेष्ठ होने की बात। फिर आप ये देखिए कि ये सारे जो चीजें हैं कैसे अपने आप ध्वस्त होती हैं आदिवासियत के सामने या आदिवासियत विचारधारा से। चौथी बात मैं कहना चाहूंगा कि एक भाषा का सवाल है, और उससे पहले साहित्य। सिर्फ एक पंक्ति कि हम ये जानते हैं कि या मानते हैं कि हिंदी की या भारतीय भाषा की पहली कविता जो है वो क्रॉन्च जोड़े के वध से या उसमें से एक पक्षी के वध से हुआ, और वहां से एक श्लोक फूटा करुणा में। करुणा कविता का स्थायी भाव बन गया और फिर हिंदी कविता का और भारतीय कविता का प्रवाह हुआ। आदिवासियत पूछती है कि क्रॉन्च जिस पेड़ पर बैठा था उसकी बात आप करेंगे कि नहीं? वह पेड़ जिस जंगल का था उस जंगल की बात आप करेंगे कि नहीं? जिस नदी के किनारे वो क्रॉन्च और क्रॉन्ची मारे गए उस नदी की बात होगी या नहीं? सबकी बात होगी। ये आदिवासियत है। और अंतिम बात भाषा का। आदिवासियत जो है भाषा के वर्चस्व को भी तोड़ती है। जैसे बहुत आसानी से हम ये कह देते हैं किसी बात पर, कह रहे इसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। वामक जौनपुरी याद है ना कि जमी पे वहमो गुमा से कुछ नहीं होता, जमी पर रहने वालों आसमां से कुछ नहीं होता, यकी से काम लो वहमो गुमा से कुछ नहीं होता। जब आप ये कहते हैं कि इसमें धरती आसमान का फर्क है तो आप किसके साथ खड़े हैं? आप धरती के विरोध में खड़े हैं। उस धरती ने जिसने हजारों साल कष्ट सहा, जली गली और हमें पैदा किया और प्यार करने का नफरत करने तक का मौका दिया। पहाड़ हमारे यहाँ बोझ नहीं है, जंगली होना हमारे यहाँ सुंदर है, जैसे कि यालाम जी भी बता रही थी। तो ये भाषा का भी सवाल है, साहित्य का भी सवाल है। तो आदिवासियत में इन सारे वर्चस्व का, इन सारी चीजों का नकार है और एक बेहतर, सुंदर और सबके साथ चलने की दुनिया का है। अंतिम बात कि हम पीछे नहीं लौटें। जैसे कि इस धरती ने बहुत विकास कर लिया, हर टेक्नोलॉजी, हर चीज आपके पास है, लेकिन आप पीछे लौट रहे हैं। कैसे? आप सुबह उठकर पेड़ के पास टहलने जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। क्या पता पैदल ही चलते रहते तो हम थोड़ा ज्यादा आगे निकल गए होते। आदिवासियत आपको वापस इस बात को सोचने के लिए मजबूर करती है या आमंत्रित करती है। शुक्रिया। I am lost of words. So, what has always come into my mind time and again, बार बार ये सोच में आता है कि ये जो विविध है, ये विविध विचार हैं, तो इसको अपनाना ही आगे बढ़ना है। और हम लोग कहीं सारी बातें तो ऐसे चेयरों में बैठे करते